नाज़रीन, जनरल ज़ियाउल हक के साथ 40 साल से ताल्लुक़ रखने वाले कर्नल इकरामुल्लाह साहब जनरल ज़ियाउल हक के मुतल्लिक़ क्या कहते हैं कि उनकी कैसी याददाश्त थी, उनकी शख्सियत कैसी थी, जनरल ज़ियाउल हक का मिजाज कैसा था। कर्नल इकरामुल्लाह साहब कहते हैं कि उनका ताल्लुक़ 40 बरस से ऊपर अरसा पर मुहित है, जो 1945 से शुरू हुआ। कर्नल इकरामुल्लाह साहब कहते हैं कि मैं इन्फेंट्री और जनरल ज़ियाउल हक शहीद रहमतुल्लाह अलैह का आर्मर्ड कोर से ताल्लुक़ था और हमारी पहली मुलाकात नौशहरा में हुई, जहां हमें टैंकों की मशकें दिखाने के लिए ले जाया गया था। उस ज़माने में अंग्रेज़ और गैर मुस्लिम अफसरान की तादाद बहुत ज़्यादा थी, इसलिए अक़लियत में होने की वजह से मुसलमान अफसर जल्द एक दूसरे से घुल मिल जाते थे। लेफ्टिनेंट ज़ियाउल हक ने मेरी और दूसरे मुसलमानों की खाने पर ख़ुसूसी मेज़बानी की। उनमें सरहद के साबिक़ गवर्नर अमीर गुलिस्तान जंजुआ के भाई कप्तान पाइंदा खान तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। अमीर गुलिस्तान भी अगरचे ज़ियाउल हक की रसाला पलटन से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन उस वक्त तक वो फ़ौज में नहीं आए थे। ज़ियाउल हक के हर अंदाज से एक खलूस टपकता था, जिसकी बुनियाद हमारे साथ इस्लामी नाता था। कर्नल इकरामुल्लाह साहब बताते हैं कि टैंकों के बजाय उनकी ज़्यादा गुफ्तगू क़ायद आज़म और मुस्लिम लीग के बारे में थी। ये उस वक्त के नौजवान मुसलमान अफसरों का मुश्तरका मशगला था, जिसमें हम सब बराबर के शरीक थे। कर्नल इकरामुल्लाह साहब कहते हैं, फ़ौजी फ़राइज़ की अदायगी हम दोनों को हिंदुस्तान से बाहर ले गई। क़याम पाकिस्तान के वक्त मैं ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑक्यूपेशन फोर्सेस के साथ जापान में था। जापान से जब पाकिस्तान लौटे तो उन हंगामी हालात के दौरान में जलंधर में कैप्टन ज़ियाउल हक से फिर मुलाकात हुई। मशरकी पंजाब में मुहाजिरीन की वापसी का हेडक्वार्टर जनरल अब्दुर्रहमान की सरकर्दगी में जलंधर में वाक़ था, जहां सब फौजी अपने अहबाब और अजीज़ व अकारब की बाजियाबी और दीगर इत्तलात के लिए आ रहे थे। मैं पंजाब के उन दस्तों का निगरान था जो अम्बाला, पानीपत, रोहतक और हिसार के अलावा पटियाला, नाभा और कपूरथला की रियासतों में बाजियाबी का काम कर रहे थे। कर्नल इकरामुल्लाह साहब बताते हैं कि ज़ियाउल हक जलंधर से मेरे साथ अम्बाला भी आए और एक रोज़ क़याम के बाद मेरी मुय्यत में एक काफ़िले के साथ लाहौर आए और कृष्ण नगर में मेरे बड़े भाई डॉक्टर फैजुल्लाह के घर क़याम किया। मेरी भाभी और दीगर अहले खाना के लिए ये क़याम एक यादगार बन चुका है। ऐसा लगता था कि ज़ियाउल हक ने अपनी ज़िंदगी महाजरीन की खिदमत और हिफाजत के लिए वक्फ कर रखी थी। मेरी भाभी से तारुफ के बाद उनका पहला सवाल ये था, असर की नमाज का वक्त हो गया है, क्या एक जय नमाज मिल सकता है? वो खातून भी सौमत सलात की बहुत पाबंद थी। एक नौजवान फौजी कप्तान में इस गैर मामूली इस्लामी जज्बे का अमली पहलू देखकर उन्हें खुशगवार हैरत हुई। जाने कितनी दफ़ा वो ये वाक़या लोगों को सुना चुकी हैं। इसके बाद ज़ियाउल हक और मैं 1955 में स्टाफ कॉलेज क्वेटा में फिर इकट्ठे हुए। उस वक्त हम दोनों मेजर थे और दोनों की शादी हो चुकी थी। वो स्टाफ कोर्स और मैं 17 टेक्निकल कोर्स कर रहा था। जनरल इफ्तिखार जंजुआ के साथ घुड़सवारी के दौरान मुझे एक हादसा पेश आया, जिससे मेरी कलाई की हड्डी टूट। ज़ियाउल हक बाकायदा मेरी बीमार पुरसी करने के लिए आते और कई दफ़ा मेरे लिखाई के काम में मेरी मदद करते। जब टूटी हुई कलाई के बावजूद उस कोर्स में मैं अव्वल आया तो वो मजाक किया करते थे, हमको दुआएं दो तो मैं अव्वल बना दिया। उसके फौरन बाद मैं 1956 के स्टाफ कोर्स के लिए मुंतखब हो गया और फिर 1959 तक वहीं क्वेटा में ही तैनात रहा। पाकिस्तानी फौज में मशहूर है कि एक दफा क्वेटा जाएं तो फिर बार बार वहां जाना पड़ता है। ये मुझ पर और ज़ियाउल हक पर सादिक आता है। 1965 में हम दोनों फिर स्टाफ कॉलेज में इकट्ठे हो गए। अब हम दोनों लेफ्टिनेंट कर्नल थे। वो आर्मर इंस्ट्रक्टर थे, जो फनी लिहाज से एक इम्तियाजी इज्जत का निशान है, और मैं बार कोर्स में शिरकत कर रहा था, जिसमें सालाना बरी, बहरी और फिजाई अफवाज और सिविल इंतजामिया से महदूद अफसर मुंतखब किए जाते हैं। आजकल ये कोर्स नेशनल डिफेंस कॉलेज रावलपिंडी में होता है। कर्नल इकरामुल्लाह साहब बताते हैं कि 1955 और 1956 में स्टाफ कॉलेज में अक्सर अफसर बशमूल इंस्ट्रक्टर और तालिब इल्म अंग्रेज़ और बैरूनी ममालिक से ताल्लुक़ रखते थे। उनके लिए यह बहस हैरत था कि ज़ियाउल हक शराब तो दरकिनार, बियर को भी हाथ न लगाते थे, जो उस ज़माने में एक फैशन बल्कि आला अफसरों को खुश करने और उनका कुर्ब हासिल करने का एक आसान जरिया था। अंग्रेज़ों के अलावा अपने कई पाकिस्तानी सीनियर अफसर भी इस पुराने ब्रिटिश इंडियन आर्मी के आर्जे में मुब्तला थे, लेकिन उस ज़माने का हर अफसर ज़ियाउल हक की पाकीज़ा सीरत और नेक आदात की कसम खा सकता है। कई मुंह टेढ़ा करके अंग्रेजी बोलने वाले अफसर ज़ियाउल हक को उनकी गैर हाजिरी और बाज़ दफ़ा मौजूदगी में मौलवी का भी लक़ब देते थे।
जिस पर वो मुस्कुरा देते और कभी बुरा ना मानते, लेकिन उनके मसलक में कभी रत्ती बराबर लग्जिश नहीं आई। शराफत तबे, संजीदा मिजाजी, सादगी और इनकसार उनकी शख्सियत के नुमायां पहलू थे। मुझे याद नहीं पड़ता कि उनकी बेगम ने स्टाफ कॉलेज की मखलूत पार्टियों में कभी शिरकत की हो, लेकिन मेरी बीवी के मुताबिक और दीगर खवातीन के शौक और फैशनेबल मलबूसात के मुकाबले में अपनी सादगी और वज़ादारी के बायस एक नुमाया मकाम रखती थी। मेरी बीवी के मुताबिक उस किरदार की सिर्फ एक और खातून का हवाला दिया जा सकता है जो जनरल अब्दुल मजीद मलिक की बेगम है। स्टाफ कॉलेज के रंगारंग माहौल के बावजूद उन्होंने भी बेगम शफीक ज़ियाउल हक की तरह अपना मशरकी और इस्लामी शुआर हर वक्त और हर कीमत पर बरकरार रखा। कर्नल इकरामुल्लाह साहब बताते हैं कि जनरल ज़ियाउल हक खाने, लिबास और मेल जोल में एक मुनफरद मकाम रखते थे। स्टाफ कॉलेज में एक अजीब रिवायत थी कि मुर्गी का सालन 2 हिस्सों में मेज पर आता था। गोश्त की दो बोटियां फीकस अलहदा और शोरबा अलहदा। ये तकल्लुफ इसलिए किया जाता कि किसी का हक ना मारा जाए। ज़ियाउल हक हमेशा थोड़ा सा शोरबा लेते और मुर्गी की बोटियों के कोटे से ये कहकर इत्तनाब करते कि मेरा कोटा कोई और ले सकता है। उस सिस्टम पर उनके एहतजाज का ये एक खामोश और पुरवकार तरीका था। वैसे उनको सब्जियां वगैरह ज्यादा अच्छी लगती थी और बहुत कम खाना खाते थे। इस तरह लिबास का इंतखाब भी उम्र भर एक जैसा रहा। जुम्मे की नमाज में हमेशा वही सफ़ेद टोपी पहनते थे जो आखिर तक उनका दस्तूर रहा। कोट और अचकन के साथ 1955 में भी बैरूनी जेब के साथ लटकती हुई जंजीर वाली पॉकेट वॉच के आदी थे। लिबास में नुमाइश का पहलू हरगिज नहीं था। स्टाफ कॉलेज के अयाम से लेकर आखिर तक फौजी वर्दी में भी बुशर्ट को हमेशा अपनाया और पसंद किया। समाजी सतह पर वो दोस्तों और अहबाब को भी इज्जत से खिताब करते थे। मैंने कभी भी उन्हें किसी को ओए या यार कहकर बुलाते या हद से बेज्यादा बेतकल्फी का इजहार करते नहीं देखा। एक हल्की मुस्कुराहट हर वक्त उनके चेहरे पर नुमायां रहती थी। उनकी नाराज़ी या किसी से गाली गलौज में अगर खुदा न खास्ता किसी की कोई हरकत नापसंद होती तो चंद रोज उससे हम कलाम होने से इज्तनाब करते। जनरल ज़ियाउल हक शहीद रहमतुल्लाह अलैह 1979 में मेरे पलटन को कौमी परचम देने सियालकोट तशरीफ लाए। मेरी आदत रही है कि जब तक वो खुद ना बुलाएं कभी उनके करीब जाने की कोशिश नहीं की। कोर कमांडर जनरल गुलाम हसन खान को उठाकर अपने सोफे पर साथ बिठाया और मुल्की हालात की वार कोर्स की मेथोडोलॉजी के मुताबिक जायजा तलब किया। मैंने अर्ज किया कि जब तक आप अपना मकसद और हदफ वाज़े ना करें सही जायजा मुमकिन नहीं। उस पर अपने मखसूस अंदाज में हंस दिया। मैंने मशवरा दिया कि आप सिर्फ फौज और मसाजिद पर भरोसा करके गैर मुआयना मुद्दत के लिए इक़्तिदार में रह सकते हैं। कहने लगे, इकराम साहब क्या आप मुझे सियासत के कांटों में उलझने का मशवरा दे रहे हैं? मैंने कहा, मौलवी साहबान की गिरफ्त के बारे में आपको काशन दे रहा हूँ। वैसे सदर होने की हैसियत में आप पहले ही मैदान सियासत का मरकजी नुक्ता बन चुके हैं। अब इससे फरार मुमकिन नहीं रहा। कहने लगे, फिक्र मत कीजिए। जनरल ज़ियाउल हक शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने किसी से सुन रखा था कि मेरी छोटी बेटी की शादी होने वाली है, इसलिए सियासत से मौजू तब्दील करते हुए नहायत शफकत से इसरार किया कि शादी पर वो जरूर आएंगे। मैंने अर्ज किया, सदर मुमलकत की बेपनाह मसरूफियात के पास आपको जहमत नहीं देना चाहता। कहने लगे, दोस्तों और पुराने साथियों के लिए मेरे पास हमेशा काफ़ी वक्त दस्तयाब होता है। ये उनके इखलाक की एक झलक है कि मनसब सदारत के बावजूद उनके बुनियादी इखलाक में ज़रा भर भी फ़र्क नहीं आया था। कर्नल इकरामुल्लाह साहब कहते हैं कि मेरा दस्तूर रहा है कि अपने रावलपिंडी इस्लामाबाद के हर क़याम के दौरान मैं आर्मी हाउस हाज़री देकर मुलाकात के रजिस्टर में अपना नाम दर्ज कराता। यकीन जानिए कि 3 दिन के अंदर सदर मुमलकत के अपने हाथ से उनकी मखसूस सब्ज़ रोशनाई में उनका शुक्रिया मुझे बज़रिया डाक मौसूल हो जाता, जो उनकी गैर मामूली अज़मत की एक दलील है। 1982 में उन्होंने रिटायर्ड फ़ौजी अफसरों का एक इजलास रावलपिंडी में तलब किया। उसके बाद से आज तक उस सतह का इजलास दोबारा नहीं हुआ। तकरीब के मेज़बानों ने मुकर्रीरीन का पहले से इंतखाब कर रखा था और हर एक ने अपनी दरबारी तकरीर लिख रखी थी, जहाँ लिख कर दे दी गई थी। मेरी मुंह फट आदात को जानते हुए मुझे खामोश रहने की तलकीन की गई थी।
जिस पर मैं सख्ती से अमल पैरा रहा। लेकिन जो ही सदर ज़ियाउल हक की नज़र मुझ पर पड़ी तो मुझे अपने ख्यालात के इजहार के लिए कहा, जो शायद मुंतज़मीन के लिए ज़्यादा पसंदीदा ना था। इसलिए किसी तकरीब में मुझे दोबारा मदऊ करने की जहमत नहीं दी गई। लेकिन जनरल ज़ियाउल हक बहुत खुश हुए, बल्कि मेरी वो तकरीर टेलीविज़न पर भी दिखाई गई और सदर मोहतरम ने बाद में खुद टेलीफोन करके मेरी तजावीज़ की तफसीलात तलब की, जिसमें आर्मड सर्विसेज बोर्ड का मौजूदा ढांचा तब्दील करके एक जामे और मौसर तंजीम के क्याम पर जोर दिया गया था, जो बेहतर तरीके से मुल्क के 15 लाख से ज़ायद साबिक फौजियों के मसाइल का मुतवातर जायज़ा ले और हल तलाश कर सके। 1982 के उन्हीं दिनों का जिक्र है। रावलपिंडी इंटरकान में एक दावत के दौरान में हस्बे मामूल मेरा हाल दरियाफ्त किया और अपने मखसूस दिल नवाज अंदाज में कहा, मेरे लिए कोई खिदमत। सदर मुमलिकत के मुंह से ऐसे अल्फाज वैसे ही इंसान को मबहूत कर देते हैं। मैंने ज़िंदगी भर उनसे कभी किसी ज़ाती मसले के हवाले से फरमाइश नहीं की, वरना कौन सा इंसान किसी न किसी मसले से दो चार नहीं होता। लेकिन उस दिन न जाने क्यों मैं शिकायत के मूड में था, क्योंकि फ़ौज ने मेरे घर को मैस बनाने के लिए उसे हासिल कर लेने का नोटिस दे रखा था। इसलिए मेरे मुंह से निकल गया कि अब जल्द बेघर होकर आपके पास रावलपिंडी पहुंच जाऊंगा। जब मुझसे किस्सा सुना तो पास ही खड़े वाइस चीफ जनरल सवार खान और सेक्रेटरी जनरल दिफा जनरल रहीम खान से कहा कि इतने पुराने और सीनियर फौजी से घर लिए बगैर मैस के लिए कोई जगह नहीं मिल सकती। उसका नतीजा ये निकला कि तीसरे ही दिन मुझे वजारत दफा से सरकारी इत्तला मिल गई कि पहले अहकाम मनसूख किए जाते हैं। इस वाक़े के कोई एक माह बाद पेशावर में जनरल जहांज़ेब के बेटे की दावत वलीमा पर जब सदर मुमलिकत से फिर मुलाकात हुई तो उन्होंने पूछा, आपको घर हासिल करने के मनसूखी के अहकाम मिल गए हैं? लाखों कौमी मसाइल में घिरे हुए सदर मुमलिकत ने एक पुराने साथी का ज़ाती मसला याद रखा हुआ था। इन छोटी छोटी मिसालों में उनके किरदार का एक बहरे बेकरां पोशीदा है।